collection, storage or any other operation on personal data हो रहा है, this is the responsibility of that digital fiduciary. Okay. So hello and welcome to another lecture of legal development, and today our topic is Personal Data Protection Bill. So Personal Data Protection Bill का एक छोटा सा बैकग्राउंड मैं आपको देता हूँ. पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का एक बैकग्राउंड ये है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और फंडामेंटल राइट्स जो चैप्टर 3 या पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिजर्व्ड हैं, उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है which is said to be the parent of all other fundamental rights, that is article 21. तो अनुच्छेद 21 में संविधान के, ये पहले भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं किसी लेक्चर में, कि क्या लिखा हुआ है कि दिस इज पर्सनल लाइफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. और इसमें मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसके अंतर्गत लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है ह्यूमन लाइफ का, वो है प्राइवेसी. किसी भी इंसान की प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि वो उसकी एक प्राइवेट स्पेस होती है. आप जब कम्युनिकेशन साइंसेस पढ़ेंगे या कोई भी सोशल साइंस पढ़ेंगे, इंडिविजुअल स्टडी जब की जाती है तो उसमें ये इंपॉर्टेंट स्पेसेस बताई जाती हैं कि कुछ प्राइवेट स्पेसेस होती हैं जो सिर्फ इंडिविजुअल की अपनी होती हैं, उसमें किसी की मुदाखलत या किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं होता है. तो पर्सनल प्राइवेसी जो होती है, पर्सनल स्पेस जो होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, नॉट ओनली इन इंडिया but in all the democracies of the world, because right to privacy is a fundamental right which is internationally recognized. ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक छोटी सी बात है कि नॉर्मली फिजिकल प्राइवेसी की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं. प्राइवेसी एक बहुत वाइडर नोशन है, बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, और इसके अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आने लगे हैं एज वी हैव डेवलप्ड टेक्नोलॉजिकली, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया है, तो उसी के साथ साथ द नोशंस ऑफ प्राइवेसी भी एडवांस हो चुके हैं. राइट. प्राइवेसी में मैं पहले भी बता चुका हूं कि फिजिकल प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. पुराने जमाने में कोई साइबर स्पेस नहीं होती थी, कोई वर्चुअल वर्ल्ड नहीं होता था, सिर्फ इंसान की अपनी फिजिकल बॉडी होती थी, उसके मूवमेंट्स होते थे, और सिर्फ प्राइवेसी का नोशन उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस तक ही कन्फाइंड था. लेकिन अब क्योंकि इंसान की दो आइडेंटिटीज हो गई हैं, एक रियल आइडेंटिटी जो उसकी फिजिकल आइडेंटिटी होती है, और एक वर्चुअल आइडेंटिटी. वर्चुअल आइडेंटिटी यानी कि वो आइडेंटिटी, वो स्पेस जहां वो वर्चुअली एग्जिस्ट करता है, जैसे कि सोशल मीडिया के ऊपर, जैसे कि साइबर वर्ल्ड में. तो ऐसी सिचुएशन में प्राइवेसी का नोशन भी दो हिस्सों में बंट चुका है. एक हमारी फिजिकल प्राइवेसी है जो हमेशा से एग्जिस्ट करती है, और एक हमारा जो है वर्चुअल प्राइवेसी है, या साइबर प्राइवेसी है, साइबर स्पेस के अंदर प्राइवेसी है, जो कि अब साइबर वर्ल्ड में एंटर होने के बाद हम हर किसी को जरूरत है. हम बहुत सारे सोशल मीडिया एप्स यूज करते हैं, हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं, हम फेसबुक यूज करते हैं, हम और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं लोगों से कनेक्ट करने के लिए. आप प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स भी हो सकते हैं, मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म्स भी हो सकते हैं, पर्सनल प्लेटफॉर्म्स भी हो सकते हैं. इन सारी सिचुएशंस में इट इज इंपॉर्टेंट कि हमारी प्राइवेसी वहां भी प्रोटेक्टेड हो, हमारे फोटोग्राफ्स, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशंस वहां भी प्रोटेक्टेड रहें. कोई ऐसा ना हो कि किसी के हाथ हमारी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशंस या हमारे फोटोग्राफ्स मिल जाएं और वो उनका मिसयूज करे, उन्हें मॉर्फ्ड कर दे, उनके साथ गलत इस्तेमाल करे. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो प्राइवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको एक फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज किया गया है इंटरनेशनल लॉ में भी. यूनाइटेड नेशंस चार्टर जो है उसमें 1948 का यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसमें प्राइवेसी को एक अलग से रिकॉग्नाइज किया गया अंडर अ सेपरेट आर्टिकल. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत डाला गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंस्ट्रक्टिवली रिकॉग्नाइज किया है एज पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी. सो राइट टू प्राइवेसी इज एन इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट. अब आप आ जाते हैं कि हम जब
जब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स स्टार्ट हुए, जब ये एक इशू क्रिएट हुआ कि बायोमेट्रिक डेटा हमारा कलेक्ट किया जाने लगा, जैसे कि आधार कार्ड में, हमारे पास साइबर वर्ल्ड में हमारी आइडेंटिटीज है, हमारी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑनलाइन फ्लोटेड है कंप्लीटली। हम अब किसी का भी नाम, मेरा आप नाम टाइप करिए या आप अपना नाम टाइप करके देखिए, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन गूगल सर्च इंजन जो है वो हमारे बारे में, आपके बारे में बता सकते हैं कि इस नाम का व्यक्ति जो है वो लिंक्डइन पर है या फेसबुक पर है, और उसकी फोटोग्राफ्स भी गूगल जो है वो सर्फ करके दिखा देता है। तो अब आप ये देखें कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 लाया गया था, और इसको अब एक्ट बना दिया गया है कि किसी तरीके से डिजिटल स्पेस के अंदर व्यक्ति की जो प्राइवेसी है, हर व्यक्ति की जो प्राइवेसी है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। एंड दैट इज वाई salient features of the Digital Personal Data Protection Bill 2023 have been drafted in accordance with the protection of fundamental right contained in the under Article 21 of the Indian Constitution. अब हम पढ़ते हैं, the bill provides for the processing of digital personal data in a manner that recognizes both the rights of the individuals to protect their personal data and the need to process such personal data for lawful purposes and for matters connected therewith or incidental thereto. ये क्यों बनाया गया है? ताकि व्यक्ति की साइबर आइडेंटिटी को, वर्चुअल आइडेंटिटी को और उसकी सारी इंफॉर्मेशंस को प्रोटेक्ट किया जा सके गलत इस्तेमाल से। The bill protects digital personal data, that is the data by which a person may be identified by providing for the following. The obligations of data fiduciaries, that is persons, companies and government entities who process data for data processing, that is collection, storage or any other operation on personal data. This is very important. What is fiduciary? This word is important, fiduciary. I am underlining this here. What do you mean by fiduciary? हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ में पढ़ते हैं फाइड्यूशरी रिलेशनशिप। फाइड्यूशरी रिलेशनशिप का मतलब ये होता है रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, जैसे कि डॉक्टर और पेशेंट, जैसे कि एडवोकेट और क्लाइंट। क्यों ट्रस्ट की रिलेशनशिप क्यों होती है? क्योंकि हम अपनी पर्सनल बातें डॉक्टर से शेयर कर देते हैं, हम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स जो हैं वो वकील से शेयर कर देते हैं। तो प्रोफेशनल एथिक्स इनके ये कहते हैं कि डॉक्टर्स और लॉयर्स और ऐसे सारे प्रोफेशंस जहां पर वो पर्सनली इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने पेशेंट या क्लाइंट के साथ, वहां पर उनको उनके इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ये फाइड्यूशरी रिलेशनशिप होता है। अगर मैं एडवोकेट हूं और आप मेरे पास चलकर आते हैं और आप अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बताते हैं, तो मेरे प्रोफेशनल एथिक्स मुझसे ये डिमांड करते हैं कि मैं आपकी इंफॉर्मेशन जो आपने मुझे प्रॉब्लम्स बताई है, मैं उनको पब्लिक ना करूं, मैं उनको प्रोटेक्ट करके सिर्फ अपने पास रखूं, सेव करके रखूं और उसके आपकी प्राइवेसी का सम्मान करूं। ठीक है, तो फाइड्यूशरी का मतलब यह है कि जो डिजिटल फाइड्यूशरीज हैं, यानी कि जो कंपनीज हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो सर्च इंजन हैं, जो कंपनियां इनको चला रही हैं। अब हम फॉर एग्जांपल फेसबुक पर हमने अपना अकाउंट खोला और हमने अपनी सारी इंफॉर्मेशन उठा के उनको दे दी। फेसबुक के पास मेरी सारी इंफॉर्मेशन है, तो अब क्या हो गया, एक फाइड्यूशरी रिलेशनशिप बिल्ट हो गई मेरे और उस सोशल मीडिया कंपनी के बीच में। एंड अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जितना भी डेटा प्रोसेसिंग हो रहा है, कलेक्शन, स्टोरेज और एनी अदर ऑपरेशन ऑन पर्सनल डेटा हो रहा है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट डिजिटल फाइड्यूशरी। Okay, then comes the rights and duties of data principals, that is the person to whom the data relates. मतलब अगर आप अपना डेटा शेयर कर रहे हैं तो who are you? आप डेटा प्रिंसिपल कहलाएंगे। जिसके साथ आप शेयर कर रहे हैं वो डेटा फाइड्यूशरी कहलाएगा, और आप क्या कहलाएंगे? डेटा प्रिंसिपल कहलाएंगे। Okay, then comes financial penalties for breach of rights, duties and obligations, and whoever commits a breach, कोई भी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन राइट का या बिल का या इसके फीचर्स का या इसके प्रोविजंस का उल्लंघन करता है, तो उसके लिए क्या है? फाइनेंशियल पेनाल्टीज हैं, उसको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, द बिल ऑल्सो सीक्स टू अचीव द फॉलोइंग: introduce data protection law with minimum disruption while ensuring necessary change in the way data fiduciaries process data. ठीक है,
डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनाना पड़ेगा, और मिनिमम डिस्ट्रप्शन, यानी कि मिनिमम डिस्ट्रप्शन, जितना डिस्ट्रप्शन कम से कम हो प्रिवेसी का उतना ही अच्छा होगा. Enhance the ease of living and the ease of doing business and enable India's digital economy and its innovation ecosystem. The okay, so now ये बिल क्यों बनाया गया है? बिल इसलिए बनाई है कि देखिए अब सारा बिजनेस जो है ना वो वर्चुअली शिफ्ट हो रहा है. हर चीज ऑनलाइन होने लगी है, हर चीज वर्चुअल प्लेटफॉर्म से, मीटिंग जूम लिंक के ऊपर होने लगी है, गूगल मीट्स के ऊपर होने लगी है. आप देखें कि घर बैठे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. यहां बैठ के मैं सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू कर सकता हूं. क्वेश्चन इज दिस कि ये जो चीजें हुई हैं ये किसके लिए हुई हैं? आसानी के लिए की गई हैं. डेटा प्रोटेक्शन लॉ विद मिनिमम डिस्ट्रप्शन. और अब जाहिर सी बात है, अगर मैं कोई बिजनेस ऑनलाइन स्टार्ट करना चाह रहा हूं या कोई भी ट्रांजैक्शन में बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजैक्शन में ऑनलाइन कर रहा हूं, तो मुझे ये संतुष्टि होनी चाहिए ना कि मेरा जो डेटा है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो प्रोटेक्टेड हो. अगर मुझे ये संतुष्टि नहीं होगी, अगर मुझे ये सेटिस्फैक्शन नहीं होगा कि मेरा डेटा प्रोटेक्टेड नहीं है, तो फिर मैं वो बिजनेस नहीं करूंगा, मैं वो ट्रांजैक्शन ऑनलाइन नहीं करूंगा. और इससे क्या आएगा? बिजनेस ट्रांजैक्शंस में कमियां आएंगी. और उस कमी को दूर करने के लिए ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया है, ताकि मिनिमम डिस्ट्रप्शन हो, ईज ऑफ लिविंग हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, डिजिटल इकोनॉमी और इनोवेशन इकोसिस्टम. द बिल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 7 प्रिंसिपल्स. And after the 7 principles, we can wind up this lecture. The principle of consented, lawful and transparent use of personal data. Consented, अगर मैं अपना डेटा प्रोवाइड कर रहा हूं, दैट इज कंसीडर्ड टू बी अ कंसेंट. मैंने अपनी कंसेंट दे दी कि ओके, द अदर पर्सन टू whom that I am sharing my data is permitted lawfully to use my data in a rightful way. ओके, सही तरीके से इस्तेमाल हो उसका. द प्रिंसिपल ऑफ पर्पस लिमिटेशन, यूज ऑफ पर्सनल डेटा ओनली फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ द डेटा प्रिंसिपल. ठीक है, सिर्फ एक पर्पस लिमिटेशन होनी चाहिए कि मैं किसी मकसद के साथ अपना डेटा जो है वो शेयर कर रहा हूं. प्रिंसिपल ऑफ डेटा मिनिमाइजेशन, कम से कम पर्सनल डेटा, सिर्फ उतना डेटा जो पर्पस को सर्व करने के लिए जरूरी है उतना ही डेटा मैं शेयर करूं, मैं उससे ज्यादा क्यों शेयर करूं. ठीक है, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं इसके. द प्रिंसिपल ऑफ डेटा एक्यूरेसी, इंश्योरिंग डेटा इज करेक्ट एंड अपडेटेड. मैं अपनी जो भी अपडेटेड है और डेटा एक्यूरेसी है उसको फॉलो करूं, जो एक्यूरेट है वही फॉलो करूं. द प्रिंसिपल ऑफ स्टोरेज लिमिटेशन, स्टोरिंग डेटा ओनली टिल इट इज नीडेड फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस. और सिर्फ तभी तक वो स्टोर किया जाए जब तक उसकी जरूरत है, जब उसकी जरूरत खत्म हो जाए उसको डिलीट कर दो. ठीक है. द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स, सिक्योरिटी सेफगार्ड्स के साथ तभी तो मुझे संतुष्टि होगी कि मेरा डेटा प्रोटेक्टेड है. राइट. द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी थ्रू एजुडिकेशन ऑफ डेटा ब्रीचेस and breaches of the provisions of the bill and imposition of penalties for the breaches. Obviously imposition of penalties है. deterrence create कैसे होगा? कैसे, अगर मैं साइबर वर्ल्ड में हूं और मैं साइबर क्रिमिनल हूं, तो मैं किसी का भी डेटा यूज कर सकता हूं, किसी का भी डेटा मैं मिस यूज कर सकता हूं. तो मुझे डेटर करने के लिए क्या होगा? फाइनेंशियल पेनाल्टीज होंगी ना, कि कल को अगर मुझे अथॉरिटीज पकड़ती हैं तो आई शुड बी ब्रॉट टू बुक्स, आई शुड बी अकाउंटेबल फॉर दिस. ओके. So these are some of the principles. The bill has few other innovative features, like uses plain language, contains illustrations that make the meaning clear, contains no provisos, has minimal cross-referencing. बहुत simple है, ताकि this is also, ये भी एक important aspect है कि बहुत ही simple होना चाहिए. लॉ हमेशा सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए ताकि आम आदमी उसको समझ सके. Okay, the bill provides for the following rights of the individuals: the right to access information about personal data protest, हमारे पास right होना चाहिए हम अपने डेटा को एक्सेस कर सकें. The right to correction and erasure of data, हम करेक्ट कर सकें, डेटा को इरेज कर सकें. Right to grievance redress, हमें कोई परेशानी हो तो हम grievance redressal सिस्टम हमारे पास हो. The right to nominate a person to exercise rights in case of death or incapacity. For example, in case of my death, or in case I'm incapable of operating my data anymore online, then I should be authorized. This is my right to nominate a person on my behalf, that in case I die or I become incapable of operating my data online, then someone who is nominated, my nominee, is able to operate it online after me.
So okay, then bill provides for the following obligations on data fiduciary. जो भी कंपनी के साथ डेटा शेयर किया जा रहा है उसके साथ साथ क्या हम कर सकते हैं? To have security safeguards to prevent personal data breach, to intimate personal data breaches to the effective data principal and the data protection board, to erase personal data when it is no longer needed for the specified purpose, to erase personal data upon withdrawal of consent. मैंने consent वापस ले लिया, आप delete कर दीजिए, ये सब हम ऊपर पढ़ चुके हैं. To have in place grievance redressal system and an officer to respond to queries from data principals and to fulfill certain additional obligations in respect of data fiduciaries. Okay. Now there are certain rights with regard to children also कि उनके पेरेंटल कंसेंट बहुत जरूरी है. बिहेवियरल मॉनिटरिंग के साथ जो भी होगा, बिहेवियरल मॉनिटरिंग और टारगेटेड एडवर्टाइजिंग के साथ होगा. कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं आएगा जिससे बच्चों की जहनियत खराब हो, साइकोलॉजिकली अफेक्टेड हो वो. So these are some of the important features we have discussed, and this is all about Personal Data Protection Bill. Okay, so thank you. We can meet in another lecture. Thank you.